अमेरिका इजराइल के साथ ईरान युद्ध के शुरू हुए 7 दिन बीत चुके हैं। अब तक ना तो ईरान कमजोर साबित हुआ है और ना ही अमेरिका इजराइल रुके हैं। लेकिन इस बीच ईरान ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला है और वो इजराइल समेत अमेरिका के ठिकानों में बारूदी वर्षा कर रहा है, जिससे तबाही का मंजर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ईरान का वो बड़ा हथियार खुर्रम शहर मिसाइल है, जो ऐसी तबाही मचा रहा है जिसे अमेरिका इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी इंटरसेप्ट करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वैसे तो खुर्रम का फारसी भाषा में मतलब हरा भरा होता है, लेकिन ये खुर्रम शहर मिसाइल तो हरी भरी जगहों पर तबाही मचा रही है, जो खामेनेई के एक्स हैंडल से पोस्ट की गई है। खुर्रम शहर मिसाइल 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है और 1500 से 1800 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यानी खुर्रम शहर मिसाइल इस तरह का जलजला ला सकती है जिससे दुश्मन कांप जाता है, और इसी वजह से इजराइल गल्फ में अमेरिकी बेस और कुछ यूरोपीय हिस्सों को भी टारगेट कर सकती है। ईरान ने आयतुल्लाह खामेनेई के ट्विटर हैंडल से खुर्रम शहर मिसाइल की फोटो जारी की, दुश्मनों को चेतावनी दी। पोस्टर जारी होने के कुछ ही घंटों बाद उसकी ताकत का नमूना भी दिखा दिया और ये भी बता दिया कि आखिर क्यों ईरान अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स पर इतना नाज करता है। क्योंकि वो इन्हीं के दम पर दुश्मनों के हौसलों को पस्त कर देता है। ईरानी खुर्रम शहर मिसाइल ने इजराइल के तेल अवीव में कोहराम मचाया हुआ है। इन घातक मिसाइलों को रोकने में इजरायली डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हो रहे हैं और कई मिसाइलें इजराइल के अलग अलग शहरों में गिरकर तबाही मचा रही है। खुर्रम शहर मिसाइल का सुबह पोस्ट सामने आया था और अब उसकी पिक्चर ईरान दिखा रहा है। एक और तस्वीर देखिए जो काफी दूर से किसी ने अपने मोबाइल में कैद की है, लेकिन आग की लपटें और धुएं का गुबार बता रहा है कि किस तरह विध्वंस मचाया हुआ है। ईरान के ड्रोन्स और उसकी मिसाइलें इजराइल को सीधे टारगेट कर रही है, जो नेतन्याहू के देश को इतना नुकसान पहुंचाएंगी शायद खुद नेतन्याहू ने भी नहीं सोचा होगा, और ईरान को कमजोर समझने की गलती उन्हें भारी पड़ रही है। अमेरिका अब ईरान पर जमीनी कार्रवाई करने जा रहा है और इसके लिए तैयारी भी कर ली गई है। अमेरिका के सीधे टारगेट पर अब ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड और उनके ठिकाने हैं, क्योंकि IRGC अभी भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस और तेल अवीव को निशाना बना रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति चाल के जरिए ईरान के दुश्मन कुर्द से हाथ मिला लिया है और अब कुर्दिस्तान में अपने सैन्य और बख्तरबंद गाड़ियों को उतार दिया है, जिसकी तस्वीर भी आई है, जहां कई सारे अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियां हाईवे पर ईरान के कुर्दिस्तान से होते हुए ईरानी सीमा की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ईरान ने भी इसके लिए तैयारी कर रखी थी। ईरानी मंत्री ने एक इंटरव्यू में इसे लेकर बेहद ही कॉन्फिडेंस दिखाया, यानी मीडिया ईस्ट की ये बारूदी जंग अभी थमने वाली नहीं है। ईरान से जंग के बीच अब ट्रंप एक नए प्लान पर काम कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप की रणनीति कुर्दों का सपोर्ट लेने की है और इस कदम का मकसद ईरान में आंतरिक अशांति पैदा कर उसकी स्थिति कमजोर करना है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ एक नया तख्तापलट प्लान तैयार कर रहे हैं और इसमें मुख्य भूमिका कुर्द लड़ाके निभा सकते हैं। कुर्द की ट्रंप का ईरान में तख्तापलट का सपना पूरा कर सकते हैं। इसी मकसद से अब ट्रंप प्लान बी पर काम कर रहे हैं। सीरिया, इराक, तुर्की और ईरान के करीब 3 लाख कुर्द लड़ाकों को ट्रंप पूरा सपोर्ट करेंगे। कुर्द लड़ाकों को हथियार और फंड देने की भी योजना है। ट्रंप के इस प्लान का मकसद ईरान के अंदर अस्थिरता पैदा करना, जिससे चलते वहां के इस्लामिक शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने में मदद मिल सके। ईरान से युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप हर वो रास्ता तलाश रहे हैं जिससे ईरान में उनकी कठपुतली सरकार बन सके। सूत्रों के मुताबिक इराक के प्रमुख कुर्द नेताओं से फोन पर संपर्क किया गया है। वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू भी लंबे समय से पर्दे के पीछे कुर्द समूहों को अपने पाले में लाने के लिए काम कर रहे थे। उधर कुर्दों को मोहरा बनाने पर तुर्की भड़क गया है। तुर्की का कहना है कि कुर्द लड़ाकों को सपोर्ट करने के लिए कई देशों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। वहीं इराक की फर्स्ट लेडी शहनाज इब्राहिम अहमद ने एक ओपन लेटर लिखकर कहा कि कुर्दों को उनके हाल पर छोड़ दें, वो कोई किराए की बंदूकें नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कई बार हमले हो चुके हैं। 24 घंटे पहले पाकिस्तानी नागरिक ने कबूला था कि उसे ट्रंप की हत्या के लिए हायर किया गया था। तो वहीं अमेरिका ने भी अब दावा किया है कि राष्ट्रपति की 2024 में हत्या करने वाले को IRGC कमांडर को ढेर कर दिया, जिसकी पुष्टि अब ईरान ने भी कर दी है। यानी IRGC में कुर्द फोर्स का कमांडर दाऊद अली जादेही मारा जा चुका है, जिसका काम बाहरी ऑपरेशंस को अंजाम देना था। और जिस तरह अमेरिका ने दावा किया था कि 2024 में इसी ने राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की कोशिश की थी और जिस जगह दाऊद का खात्मा किया गया वहां की तस्वीर भी सामने आई है। इजराइल अमेरिका की जॉइंट स्ट्राइक में जादेह को खत्म कर दिया गया। धमाके के बाद उड़ते काले धुएं के साथ ही जादेह भी उड़ गया। दाऊद अली जादेह कुर्द फोर्स का कमांडर था, जिसका काम प्रॉक्सी नेटवर्क बनाकर हथियार मुहैया कराना था। दाऊद अली IRGC में रहकर बाहरी ऑपरेशंस को अंजाम देता था और इसी पर ट्रंप की हत्या की प्लानिंग का आरोप लगा है, लेकिन अब उसका टिकट कट चुका है।
मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब रूस यूक्रेन युद्ध की तरह ही लंबा खिंचता दिख रहा है और इसका इशारा ईरान की तरफ से कर दिया गया है। दरअसल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रवक्ता का कहना है और एक न्यूज चैनल को ये इंटरव्यू के दौरान कहा गया कि ये युद्ध लंबा चलेगा। और यही वजह है कि इस बयान के बाद दुनिया भर में हलचल बढ़ गई है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड इस युद्ध को इतनी आसानी से खत्म करने के पक्ष में नहीं है और इसके लिए IRGC ने लंबी प्लानिंग कर रखी है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान लंबे युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है और ऐसे आधुनिक हथियार लाने की तैयारी में है जो अभी तक युद्ध के मैदान में नहीं देखे गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में हमलों की नई लहर के लिए ईरान के दुश्मनों को तैयार रहना चाहिए। दरअसल ईरान का नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक हथियार तैयार है और इसके लिए अभी बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। ईरान अभी इस युद्ध में ऐसे मिसाइलों का भी इस्तेमाल करने जा रहा है जो बेहद ही आधुनिक और अपने टारगेट पर सटीक हमला करता है। अगर IRGC के प्रवक्ता का दावा सही साबित हुआ तो मिडिल ईस्ट में जंग और विध्वंसक होगी। अमेरिका ने ईरान की नेवी को तबाह करने की सौगंध खा ली है और अपनी सौगंध को पूरा करने के लिए अमेरिकी फोर्सेज ईरानी नेवी को एक के बाद एक गहरे घाव भी दे रही हैं। वॉरशिप आयरिस डेना को समुद्र में डुबोने के बाद अब अमेरिका ने ईरान के खूंखार बाघेरी को तबाह कर दिया है। All day. 2 दिनों में अमेरिका ने ईरान को समंदर में 2 सबसे बड़ी चोट दी है। पहली IRIS DENA वॉरशिप और IRIS शाहिद बाघेरी। ईरानी नेवी को खत्म करने की कसम खाने वाले अमेरिका ने एरिस डेना वॉरशिप के टारपीडो हमले से 2 टुकड़ों में करने के बाद अब IRIS शाहिद बाघेरी को उड़ा दिया है। अमेरिकी स्ट्राइक में IRIS शाहिद बाघेरी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अमेरिका की तरफ से एक वीडियो जारी कर दावा किया गया है कि ईरान के ड्रोन कैरियर पर स्ट्राइक की गई। एक्स में पोस्ट किए गए ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में जहाज जलता हुआ दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी हमले में जलता हुआ ये जहाज IRIS शाहिद बाघेरी है जो पहले एक कंटेनर जहाज था जिसे बदलकर ड्रोन ले जाने वाला जहाज बनाया गया था। वहीं इस हमले से पहले अमेरिका ईरान के वॉरशिप IRIS DENA को महासागर में डुबा चुका है जिसमें 80 से ज्यादा ईरानी सैनिकों की मौत हो गई थी। अमेरिका ने इस वॉरशिप पर टारपीडो से हमला तब किया जब वो भारत से लौट रहा था। ईरान में इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लगातार बमबारी जारी है। तेहरान के साथ साथ अब IDF ईरान के दूसरे शहरों को भी निशाना बना रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम बुशहर है जो ईरान के व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां ईरानी सेना और IRGC का सेना ठिकाना भी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इलाके में जबरदस्त बमबारी की जिसकी तस्वीर भी सामने आई। हमला इतना भयंकर था कि धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखा। हमले के बाद इलाके में दहशत मच गई। कई गाड़ियां हाईवे से वापस लौटते हुए नजर आईं। ऐसा ही नजारा ईरान के सनंदज में भी दिखा जहां इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड की एक शाखा बासिज के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। इलाके में हमले के बाद धुएं का गुबार ऐसा उठा मानो काला बादल छाया हो। आपको बता दें कि ये शहर ईरान का दूसरा सबसे बड़ा कुर्द शहर है जहां IRGC की शाखा बासिज के कई हेडक्वार्टर थे। तेहरान के पश्चिम इलाके में भी आजादी स्क्वायर के पास हमले का एक बेहद ही खौफनाक वीडियो सामने आया। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकानों पर हमला किया। हमला इतना भयंकर था कि वहां पूरे तरीके से तबाही ही तबाही नजर आई। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध में ड्रोन सबसे विध्वंसक साबित हो रहे हैं। ईरान ने अपने ड्रोन के इस्तेमाल कर पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रखी है, चाहे वो अमेरिकी एयरबेस हो या फिर उसका दूतावास। ईरानी ड्रोन टारगेटेड हमले पर है। ईरान ने इन ड्रोन का इस्तेमाल कर सऊदी और कतर के तेल डिपो पर भी हमला किया है। इसमें सबसे बड़ा नाम मिराज 521 का है। ईरान का ये ड्रोन अमेरिका के स्वीट ब्लेड ड्रोन से हुबहू मिलता है। ईरान की IRGC ने ऐसे कई छोटे पोर्टेबल ड्रोन बना रखे हैं जो स्पेशल फोर्सेस के लिए बैकपैक का काम करते हैं। मिराज 521 को ट्यूब से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज लगभग 5 से 10 किलोमीटर और 15 से 20 मिनट तक हवा में उड़ान भर सकता है। 1 किलोग्राम तक ये पेलोड भी उठाने में सक्षम है। इसमें IR कैमरा, रियल टाइम कंट्रोल और ऑपरेटर टारगेट चुनकर क्रैश करवाने की क्षमता है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि ड्रोन के पंख चाकू की तरह निकलते हैं। ये बिल्कुल सुसाइड बॉम्बर की तरह काम करता है। 2022 में ईरान ने रूस को इस ड्रोन की सप्लाई की थी जिसे रूस ने यूक्रेन में हमला कर कहर बरपाया था। ब्रिटेन से लैंडिंग की हरी झंडी मिलते ही अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। हवा में उड़ते इस दैत्य के रडार पर है ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस। इन बॉम्बर्स ने बंकर बस्टर बमों से ईरान के दमावंड में मौजूद अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को तबाह कर दिया है। अमेरिकी हमलों से धमाकों के तेहरान के पूर्व में मौजूद ये इलाका दहल उठा।
हमलों के बाद धूल और धुएं के गुबार से पूरा आसमान भर गया। B-2 बॉम्बर से ये हमला ठीक उस जगह किया गया जहां पहाड़ी इलाकों में भूमिगत सुरंगों के अंदर IRGC ने अपनी खतरनाक मिसाइलों को छिपा रखा था। अमेरिका का दावा है कि इन धमाकों में दमावंड का मिसाइल बेस पूरी तरह से तबाह हो गया है। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स को खास तौर पर ईरानी मिसाइल सिटी और ड्रोन नेटवर्क को बर्बाद करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मिसाइल बेस किसी पाताल लोक की तरह है। इन्हें पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है, जमीन से करीब 1600 फीट गहराई में है। चट्टानों को काट कर इन्हें तैयार किया गया है। इन ठिकानों में बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन रखे गए हैं और इन्हीं में से एक दमावंद में B-2 ने GBU 57 बंकर बस्टर गिराए हैं, जिससे एक न्यूक्लियर फैसिलिटी होने का दावा भी किया जा रहा है। जैसे जैसे अमेरिका इजराइल से ईरान का युद्ध आगे बढ़ रहा है और विध्वंसक होता जा रहा है, इस युद्ध में अब ईरान ने इजराइल के शहरों में क्लस्टर वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से धावा बोल दिया है, जिससे तेल अवीव जैसे शहर में भी तबाही मचा रखी है। तेल अवीव के आसमान में ईरान ने तबाही का बारूद खोल दिया। देखिए कैसे आसमान में छोटे छोटे बम के गोले तबाही का ट्रेलर दिखा रहे हैं। आसमान में तारों की तरह चमक रहे ये क्लस्टर बम वो विध्वंस मचा सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बम एक बड़े इलाकों को खंडर बना सकते हैं। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान की दागी क्लस्टर बम वाली बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से करीब 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुल गई, जिससे 20 से ज्यादा छोटे बम 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। एक बम तेल अवीव के दक्षिण के अजोर शहर में एक घर पर गिरा। इस टक्कर से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। युद्ध में पहली बार ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को इस्तेमाल किया है। चलिए आपको बताते हैं कि क्लस्टर वाली बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है। ये एक बार में धमाका करने की बजाय हवा में छोटे छोटे बम छोड़ता है। हर सबम्यूशन में 7 किलोग्राम का विस्फोटक होता है। हालांकि ये बम अलग अलग जगह पर धमाके कर बड़ा नुकसान करते हैं। नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में नए मुख्यमंत्री को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। उन दो नामों पर अटकलें सबसे ज्यादा लग रही हैं, जिन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा आदमी बनाने का वादा कर वोट मांगा था। और उनमें से एक नाम है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का, तो दूसरा नाम है सीतामढ़ी विधायक और पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू का। क्योंकि अक्टूबर-नवंबर 2025 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने इन दोनों को ही बड़ा आदमी बनाने की बात कह लोगों से वोट की अपील की थी। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी। ये पिंटू को जिता दो, हम उसको बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी। हालांकि बिहार में सीएम पद के दावेदार की लिस्ट काफी लंबी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री दिलीप जायसवाल और दीघा विधायक संजीव चौरसिया के नाम चर्चा में हैं। लेकिन बीजेपी इस मामले में चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। यही कारण है कि किसी एक के नाम पर कोई 100% दावा नहीं कर रहा है। हालांकि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अमित शाह का बड़ा आदमी बनाने वाली बात अब लोगों के दिलों में फिर से ताजा हो गई है। लेकिन इसके बाद भी कोई दावा नहीं कर रहा है। बिहार का अगला सीएम कौन होगा, ये पीएम मोदी और अमित शाह को ही पता होगा। दिल्ली विधानसभा में फांसी घर मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए, लेकिन इसके पहले जमकर ड्रामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, साथ ही आरोप लगाया कि सुरक्षा के नाम पर अरविंद केजरीवाल को रोका गया और उनके विधायकों को अंदर नहीं जाने दिया। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र हो गए, दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अब इनको देखिए, ये है आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा। अब इनका आरोप है कि इन्हें सुरक्षा कर्मियों ने विधानसभा के अंदर नहीं जाने दिया। मैं आई कार्ड लेके आऊं भाई, मैं एमएलए हूं, जाने दो मुझे। विवाद साल 2022 का है और दिल्ली विधानसभा परिसर के एक हिस्से के नवीनीकरण से जुड़ा हुआ है, जिसे आप सरकार ने ब्रिटिश काल के फांसी घर के रूप में बताया है। लेकिन बीजेपी ने दावा किया है कि ये कोई फांसी घर नहीं बल्कि एक साधारण टिफिन रूम था। अब जब से इनकी सरकार आई है, ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वो फांसी घर नहीं था, वो टिफिन रूम था। विधानसभा की विशेषाधिकार समिति इसकी जांच कर रही है, जहां पेशी के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश की सियासी पाठशाला में एबीसीडी के एक और वर्जन की अब एंट्री हो गई है और इस बार अखिलेश यादव की समाजवादी पाठशाला और उस पर ओम प्रकाश राजभर के पलटवार से आगे बढ़ते हुए बीजेपी की एबीसीडी में जीत का फॉर्मूला छिपा है। बीजेपी ने अपनी जीत की हैट्रिक के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें जीती हुई सीटों के साथ ही हारी हुई सीटों को लेकर रणनीति बनाई गई है।
जीती हुई 255 सीटों के लिए बीजेपी ने 4 कैटेगरी ABCD बनाई है, जबकि हारी हुई 115 सीटों के लिए ABCDEF का फॉर्मूला तय हुआ है, क्योंकि बीजेपी जीती हुई सीटों को लेकर भी किसी मुगालते में रहना नहीं चाहती। जीती हुई सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। A यानी जहां बीजेपी 2022 में भारी बहुमत से जीती थी। B वो सीटें जो 2017 में हारी गई लेकिन 2022 में बीजेपी ने जीती। C वो सीटें जिन पर बीजेपी ने आए दूसरे दलों के नेताओं ने टिकट पाकर जीत दर्ज की। और D मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की वे सीटें जहां बीजेपी को जीत मिली। इन पर पार्टी के प्रदर्शन के साथ ही प्रत्याशियों के योगदान की समीक्षा होगी। इसी तरह हारी हुई सीटों के लिए 6 कैटेगरी बनाई गई है। A जहां नंबर 2 रही, B जहां तीसरे नंबर पर रही, C सपा कांग्रेस के प्रभाव वाली सीटें, D जहां उपचुनाव जीती, E जहां सहयोगी हारे और F मुस्लिम बाहुल्य। और कैटेगरी के हिसाब से ही टास्क और एक्शन तय किया गया है। दिल्ली के उत्तम नगर में होली वाले दिन उस समय बवाल मच गया जब होली के रंग को लेकर पड़ोसियों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। मामला बढ़ने के बाद मुसलमान पक्ष ने हिंदू पक्ष की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर लाठी डंडों से पीटा। हमले में हिंदू पक्ष के कई लोग घायल हुए, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने थाने में न्याय के लिए गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई। दरअसल ये मामला होली के दिन रंग को लेकर शुरू हुआ। वो छोटा बच्चा था, उसके हाथ में गुब्बारा था, वो नीचे गिर गया। वो लेडीज जा रही थी तो उसके छांटे लग गए। और छांटे लगने के बाद हमने वो लड़ाई करने चालू हो गई। हमने उनसे गलती मांगी, हाथ जोड़ लिए, माफी, भाई बच्ची है, गलती हो गई। लेकिन बावजूद इसके मुस्लिम पक्षों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया और एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया और कई लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की KGM यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है पार्किंग के नाम पर अवैध तरीके से कब्जा करना। कब्जा करने वालों ने होली के दिन मजार से सटी जमीन के पास लकड़ी की बांस बल्ली लगा दी और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी खुली तो प्रशासन के होश उड़ गए। लेकिन अब योगी सरकार इन कब्जाधारियों पर एक्शन लेगी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले कोर्ट के आदेश पर मजार के पास से अवैध दुकानों और अतिक्रमण को हटाया गया था और मजार का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर बल्लियां गाड़कर कब्जा कर लिया गया। तस्वीरों में देखिए कैसे बल्लियां गाड़ दी है जिससे कोई गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। ये बल्ली यहाँ पर लगा के पार्किंग को पूरी तरीके से मजार वालों की तरफ से बंद कर दिया गया है। KGMU प्रशासन के अधिकारी जब यहाँ पर पहुंचे, गुरुवार को जब अस्पताल खुला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत की है। पार्किंग एरिया में लगे CCTV पुलिस को सौंपे हैं और मांग एक्शन की कर रहे हैं। अपेक्षा करते हैं कि पुलिस न केवल वो जगह खाली कराएगी, जिन लोगों ने ऐसा किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जिसमें सरकारी जमीन पे कब्जा करने का आरोप भी है, उस पर कार्रवाई करेगी। पुलिस तक शिकायत पहुंच गई है। अब बारी योगी फोर्स की है, जो कानून के तहत कब्जाधारियों पर ऐसा एक्शन लेगी कि वो कब्जा करना भूल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक रंगदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी बदमाशों का डॉन बनना चाहता था, लेकिन शायद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो चेतावनी भूल गया कि प्रदेश में कानून का राज है, यहाँ ना तो अपराधी रहेगा और ना ही अपराध। लेकिन लंगड़ाकर चलता ये रंगदार शायद ये चेतावनी भूल गया था और रंगदारी मांगकर लोगों को डरा रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने योगी फोर्स से की थी। इसी के बाद पुलिस एक्टिव हुई और गुप्त सूचना के आधार पर जंगल में घेर लिया और मुठभेड़ में चलने लायक नहीं बचा। ऐसा क्यों? बदमाश तो बहुत फिर रहे हैं जी, बदमाशों के देवता बनना चाहते हैं। रंगदार पहले भी जेल जा चुका है और डॉन बनने का ख्वाब देख रहा था। आरोपी से रजिस्टर भी मिले हैं जिसमें शायरी और जेल की कहानियां लिखी हुई हैं। पुलिस ने दोनों को ही हिरासत में लिया। एक को गोली लगी है पैर में और दूसरे व्यक्ति को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया है। आरोपी का न तो ख्वाब पूरा हुआ और न ही वो अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा है। पुलिस ने तगड़ा ट्रीटमेंट कर मैसेज दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो अपराध से तौबा करना होगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट ने शहर का माहौल गर्म कर दिया। समुदाय विशेष के खिलाफ इस पोस्ट को लेकर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग थाने जा पहुंचे और कार्रवाई की मांग के साथ साथ नारेबाजी भी की। पुलिस के आश्वासन के बाद जब भाईजान जाने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल पैगंबर साहब पर की गई अमर्यादित टिप्पणी से नाराज मुस्लिम युवक बड़ी संख्या में जमा हो गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। लोगों के आक्रोश को देख पुलिस ने समझाया भी और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन प्रदर्शन कर रहे युवक फिर भी वहीं डटे रहे और आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने और उसका जुलूस निकालने की मांग करने लगे। थाने में भीड़ लगातार बनी रही और लगातार नारेबाजी करती रही। पुलिस ने कई बार समझाकर वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन लोग वहीं डटे रहे।
आखिर में पुलिस को वहां लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। शहर की कानून व्यवस्था खराब करने के आरोप में कई लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। साथ ही शहर के माहौल को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल के जवान शहर में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में होली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल यहां सर्विलांस के दौरान छत पर कुछ लोग चोरी छिपे जुआ खेलते हुए पकड़े गए, जिन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस ने पूरे इलाके को 4 अलग-अलग सेंटर बनाकर ड्रोन के जरिए कड़ी नजर बनाए हुए थे। इसी दौरान ड्रोन कैमरे में एक स्थान पर संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। वहीं वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग छत में कुछ करते नजर आए। शक होने पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और पुलिस की एक टीम रेड मारने पहुंची। इसी बीच मौजूद सभी जुआरियों को पकड़ लिया गया। इस दौरान पुलिस सड़कों पर भी काफी एक्टिव दिखी। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर बाइक को रोका गया, जिस पर 3 लोग सवार थे। पुलिस ने बाइक सवार एक शख्स को उतारकर पैदल भेजा, जबकि 2 लोगों को जाने दिया। इलाके में होली पर हुड़दंग न हो, इसके लिए तमाम तरीके से इंतजाम किए गए थे। ड्रोन की मदद से संवेदनशील इलाकों पर भी ज्यादा ध्यान रखा गया था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने इनके पास से लाखों की फेक करेंसी बरामद की है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वही फेक करेंसी गैंग है जो धड़ल्ले से नकली नोट बना रहा था और उन्हें बाजार में बड़े शातिराना अंदाज में खपा भी रहा था। पुलिस ने इनके इस गोरख धंधे का गेम ओवर करते हुए 8 आरोपियों को धर दबोचा है। इनके पास से पुलिस को 1,19,000 के नकली नोट मिले हैं। इसके अलावा नकली नोट छापने में इस्तेमाल हुए उपकरण, लैपटॉप, प्रिंटर भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि ये गैंग A4 साइज पेपर पर नोट छापते थे। पुलिस ने इसके पास से 29 पेपरों पर एक छपे नोट भी बरामद किए हैं। पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि ये असली नोटों की गड्डियों के बीच जाली नोट रखकर बाजारों और दुकानों में चलाते थे। 3 से 4 हफ्तों से ये जाली नोट बना रहे थे और अब तक 4 से 5 लाख की जाली करेंसी प्रिंट कर चुके थे और इनको अपने नेटवर्क के माध्यम से आम बाजार में और दुकानदारों के पास चलाने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर पता लगा रही है कि नकली नोट का ये नेक्सस कहां तक फैला हुआ है। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध जारी है, जिसमें ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की खबर आई थी, लेकिन इस पर अब ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया है। इस खबर के बाद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल लेने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। पेट्रोल पंपों पर लोग गाड़ियों और ट्रैक्टरों के साथ ही बड़ी बड़ी केन लेकर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। बड़ी बड़ी केन लेकर आए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि पेट्रोल डीजल भरवाया जा सके। हर किसी का एक लक्ष्य है, जैसे ही पेट्रोल मिले वो उसका स्टॉक कर ले ताकि आने वाले दिनों में उन्हें कोई परेशानी ना हो। ये युद्ध हो रहा है उसकी वजह से मिलेंगे। सरकार के पास ऐसा कोई भंडार नहीं है जो कि तेल अगर 1 महीना चाहे 2 महीना ना मिले कहीं बाहर से तो पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन भारत की तरह से साफ किया गया है कि तेल की कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस तरह अफवाहों के चलते लोग पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं, उस पर जिला आपूर्ति अधिकारी का बयान भी आया है। कोई कमी नहीं है। जनपद में पर्याप्त भंडारण है तथा पर्याप्त आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। ना तो तेल की कोई कमी है और ना ही आने वाले वक्त में कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन लोग अफवाहों के चलते परेशान नजर आ रहे हैं।